नमस्कार प्यारे साथियों, प्रियंका सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं सुरेंद्र चौधरी। तो यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 हमने कंप्लीट किया हुआ है, तीसरा स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी की सतह जो है, जो प्लेटों में विभाजित है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग, यानी कुछ मिलीमीटर ही ये पृथ्वी इधर उधर होती है। जो कि हमारी प्लेट हैं, ये कुछ मिलीमीटर इधर उधर होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जैसे कि पिछले यूनिट में बताया था हमने कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, उसके जमने से चट्टानों का निर्माण होता है, और उसकी गति से ही पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, उसकी गति के कारण ही ये जो प्लेटें हैं इधर उधर होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल या अंतर्जात बल या एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, या बहिर्जात बल। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी ऐसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यानी कि भूकंप या ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। जैसा कि देखो चार्ट में दिया हुआ है, पृथ्वी की गतियों में अंतर्जनिक बल और बहिर्जनिक बल। अंतर्जनिक बल में दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक में है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, जो कि अकस्मात उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पर। और पटल विरूपण बल जो है, ये लंबे समय कार्य करता है, तब जाके हमें दिखाई देता है। इसमें आता है पर्वत निर्माणकारी बल। दूसरा है बहिर्जनिक बल में अपर्दन और निक्षेपण। इसमें नदी या बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ये आते हैं बहिर्जनिक बल में। आगे चलते हैं। देखो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी भूपर्पटी पर एक छिद्र होता है जिसमें से पृथ्वी के अंदर से जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं वो अचानक से बाहर निकलते हैं। जैसा कि देखो ज्वालामुखी ये चित्र में दिखाया हुआ है, इसमें ये छिद्र है पृथ्वी पे, और जो बाहर निकल रहा है ये गैस है और राख हैं, और ये छिद्र को क्रेटर कहते हैं। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, और अधिगम केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। यानी कि अधिगम केंद्र के निकटतम भाग होता है, वहाँ पे सर्वाधिक हानि होती है भूकंप से। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। जहाँ अधिगम केंद्र होता है, अधिकेंद्र, वहाँ पे या उसके आसपास क्षेत्रों में अधिक हानि होती है, और उससे जैसे जैसे हम पृथ्वी में दूरी बढ़ती जाती है तो भूकंप की हानि में कमी होती जाती है। जैसा कि देखो इसमें दिखाया हुआ है, उद्गम केंद्र है ये वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। और भूकंपीय तरंग की ये दिशा दिखाई हुई है। आगे चलते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन
यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। यानी ये भूकंप को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अगर हमें पता हो कि आ सकता है या हमें इसके बारे में, इस क्षेत्र के बारे में पता हो, तो वहाँ हमको बचाव कर सकते हैं भूकंप से बचने के। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये कुछ स्थानीय लोगों के तरीके हैं जिससे कि मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। ये भूकंप भी एक वस्तु स्थिति अध्ययन है, जैसे कि अपने भारत में आया था भुज में भूकंप। तो इसके झटके हैं, ये 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में आया था भूकंप, जो कि जिसका रिक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता पर भीषण भूकंप था। भूकंप को नापने का एक स्केल होता है जिसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। उसके आधार पे जो भुज का भूकंप था वो 6.9 की तीव्रता पर आया हुआ था। और इसके कुछ प्रभाव दिए हुए हैं, आगे चलते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी। देखो, जैसे भूकंप आए तो कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। जैसे कि यहाँ पे तो हमें आश्रय लेना चाहिए, रसोई का काउंटर मेज़ के नीचे या दीवार के अंदरूनी कोने में तो हमें आश्रय लेना है। और ये स्थान जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ से हमें दूर रहना है। आग वाले स्थान से दूर रहना है, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़की, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहना है। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। अब हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्यभूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। यानी पृथ्वी की सतह पर जो कुछ स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उन स्थलाकृतियों के बारे में हम देखते हैं। इसमें इसके प्रमुख घटक हैं। पहला है नदी, यानी नदी के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात या हम जैसे झरना भी कह सकते हैं। ये देखते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपातों में उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। यानी नदी जब सर्प की तरह घूम घूम कर बहने लगती है मैदानी क्षेत्रों में, इसे हम विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू होता है। जैसा कि देखो चित्र में दिखाया हुआ है, ये नीला नीला जो है ये तो हमको दिख रहा है कि नदी का पानी बह रहा है, और इसके अलावा जो रंग दिख रहा है आपको, ये अपर्दन है, मिट्टी का सा जो कलर है। अपर्दन नहीं, निक्षेपण है। विसर्प लूप के सारे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। चाप झील या इसी को हम गोखुर झील के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं।
यानी मिट्टी, वो नदी अपने साथ जो भी निक्षेपित पदार्थ, मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो बहा के लाती है, उसे हम निक्षेपित पदार्थ कहते हैं। इससे धरातल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। यानी कि जो मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती है, इसी से उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है, उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। नदी के उठे तटों को तटबंध कहते हैं। नदी के आसपास जो उठे हुए तट होते हैं, उनको ही हम तटबंध कहते हैं। समुद्र तट पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। यानी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, क्योंकि वहाँ नदी समुद्र तक यानी अपने डेल्टा तक पहुँचते हुए इसका प्रवाह जो है, इसकी गति जो है कम हो जाती है, क्योंकि इसमें निक्षेपों की मात्रा बढ़ जाती है और ये कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं। और इनको जो भागों में बढ़ती है, इसको वितरका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मालवे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब आते हैं, ये तो था नदी द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है या अपर्दन होता है। अब है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत सी ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। जैसा कि देखो इसमें दिखाया हुआ है, तटीय मेहराब और समुद्री गुफा चित्र में दिखाया हुआ है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब है हिमनद के कार्य, यानी हिमानी द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्म मिट्टी और पत्थरों को अपर्दन कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अगला है पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू महीन कण एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लॉयस कहते हैं, जिनमें विशाल लॉयस के निक्षेप पाए जाते हैं। ये है पवन के कार्य। तो ये हुआ दोस्तों आपका तीसरा टॉपिक क्लास 7th का। और आगे हम ऐसे पूरा NCERT कंप्लीट करेंगे 7 से 12th क्लास तक का। यदि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हों या अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और कोई कमी अगर हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थोड़ा टाइम और है, उसके बाद हम ये सारे
टॉपिक बोर्ड पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।